प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मैं असदुल्ला खान हूँ और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब सिंध को बहुत सीरियस ले रहे हैं, बहुत फोकस किया हुआ है उन्होंने। एक महीने में ये दूसरा इंटीरियर सिंध का उनका दौरा था और पहले वो 8 मार्च को छाछरो गए थे जहाँ पर उन्होंने एक जलसे से खिताब किया था। आज वो घोटकी में मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पर बिल्कुल अवामी सतह पर जाकर इशूज़ को एड्रेस किया। वहाँ की गुर्बत की वजह उन्होंने बताई कि आपका असल मसला ये है कि आपके साथ करप्शन हुई है, आपका पैसा लूट कर बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। और एक मरतबा फिर इमरान खान साहब ने ये कहा कि मुखातिब करते हुए जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को कि आप जो कुछ मर्जी कर लें, आपको हम छूट नहीं देने वाले और आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये इमरान खान साहब ने फिर कहा। और जाहिर है इमरान खान जब वहाँ पर जाकर ये बार बार बात कर रहे हैं तो उनके पास इंटीरियर सिंध के लिए कोई पॉलिसी भी होगी जो अभी तक सामने तो नहीं आ रही। अलबत्ता कराची के लिए 162 अरब रुपए का जो उन्होंने पैकेजेस दिए हैं वो बहरहाल बड़े अट्रैक्टिव हैं, उससे कराची के लोग खुश भी दिखाई देते हैं। लेकिन इंटीरियर सिंध में अगर वो बार बार जा रहे हैं, वहाँ एड्रेस कर रहे हैं उन्हें, और पिछली मरतबा उन्होंने हेल्थ कार्ड दिए थे और आज भी उन्होंने कुछ वादे किए हैं, तो क्या मुख्तस करने जा रहे हैं इंटीरियर सिंध के लिए, कैसे वो इंटीरियर सिंध की महरूमियों को ख़त्म करेंगे। और जो रिस्पॉन्ड फिर पीपल्स पार्टी कर रही है उस पर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी हालत ख़राब हुई है, नींदें उड़ी हुई हैं खुर्शीद शाह साहब की जब से सिंध में इमरान खान साहब गए हुए हैं। बिलावल साहब ने इसको रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने कहा कि बराह रास्त इमरान खान साहब के दौरे को तो नहीं किया, लेकिन फिर एक मरतबा उन्होंने नाजुक जो रग है वो छेड़ी है हुकूमत की, और वो कह रहे हैं कि जो दहशतगर्द हैं उनके मुआविन बैठे हुए हैं आपके साथ कैबिनेट के अंदर। अगेन उन्होंने वही बात की जो कुछ दिन पहले वो कर रहे थे। तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि इमरान खान साहब सिंध की सियासत को लेकर बहुत संजीदा दिखाई देते हैं, तो टारगेट्स उनके सिंध में फिर क्या होंगे। इसके अलावा हम कुछ ऑब्वियसली बात करेंगे महंगाई की। एक मरतबा फिर बड़ी बात हो रही है कि शरह सूद बढ़ गई, महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, डॉलर फिर बढ़ गया है। तो हुकूमत की जो मौशी पॉलिसियां हैं, क्या उसने साथ नहीं दिया हुकूमत का, जो टारगेट्स वो अचीव करना चाह रहे थे वो नहीं हो पाए, तो क्यों नहीं हो पाए, इस पर बात करेंगे। और आपको प्रोग्राम में बताएंगे कि नून लीग की कौन सी अहम शख्सियत हैं, कौन से अहम रहनुमा हैं जिन्होंने तंजीम साजी की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। और इस वक्त ख़ास तौर पर पंजाब में नून लीग को तंजीम साजी में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और जो बेशतर रहनुमा है कतरा रहे हैं। और एक अहम शख्सियत ने तो बराह रास्त इनकार कर दिया कि वो ये नहीं कर सकते। इन हालात में वो तंजीम साजी उनके लिए बहुत मुश्किल काम है या उसके कुछ रिपरकशंस हो सकते हैं। तो वो कौन सी शख्सियत है उनका भी आप जिक्र करते हैं। मैं आगाज़ करता हूँ, मेरे साथ अवैस सोई साहब मौजूद हैं। वैसा बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में खुश आमदीद। सईद काई साहब मौजूद है। काई साहब शुक्रिया। हमें कुछ देर में मदद साहब भी ज्वाइन कर लेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इमरान खान साहब का वो ज़रा सुनवा दूँ। आज जलसे में जो उन्होंने कहा कुछ भी कर लें। इमरान खान साहब ने कहा आप कुछ भी कर लें, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ऐसी बातें वो पहले भी कर चुके हैं, आज भी उन्होंने फिर कहा। क्या कहा, जरा सुन लीजिए। शरीफ बरादरान कहते थे जरदारी करप्ट है, जरदारी और उसके बेटे वो कहते थे वो करप्ट है। आज वो दोनों जमहूरियत बचाने के लिए इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज आपको चैलेंज देता हूं कि आप जो मर्जी करना चाहते हैं करें, इकट्ठे हो, जो मर्जी करना चाहते हैं, हमने आपको नहीं छोड़ना। ये कौम आपको माफ नहीं करेगी। आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, पैसा वापस करें कौम का, फिर हम आपको छोड़ेंगे। वैसा एक तो वो ये कहते हैं कि जी आपकी गुर्बत इस वजह से, आपकी हालत इस वजह से है कि आपका पैसा लोग लूट कर बाहर ले गए हैं और आपके ऊपर आपका पैसा लगा नहीं है। ये बात उन्होंने छाछरों वाले जलसे में भी की थी, अब भी की है, इससे पहले जब जाते रहे तब भी की थी। और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं नैब में उसमें पनामा वाले मामले में फंसा हुआ था, सिंध को फोकस नहीं कर सका, अब करूंगा। क्या करना चाहते हैं इंटरनेशनल में इमरान खान? देखिए असद, मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान साहब का इस वक्त पीपल्स पार्टी के जो अपना उनका होम ग्राउंड है सिंध, उसमें उसको चैलेंज करना, तो ज़ाहिर बात सिंध का तयन किया है। सिंध के अंदर एक वैक्यूम भी है, बिल्कुल सही है। पीपल्स पार्टी की नाअहली है, बिल्कुल सही है। गवर्नेंस के मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। करप्शन के इल्ज़ामात बहुत गहरे हैं, वहाँ की हालत सही नहीं हुई। लेकिन इमरान खान साहब आज जो टोन जिसमें बात कर रहे थे, वो देखिए, जो मुझे लगता है ये है कि हम सिर्फ सियासी मजबूरात पे बात करते हैं। जो नवाज शरीफ बरदरान को एक ही रोज़ जो रिलीफ मिली है, उसके बाद उसके ज़ाहिर बात उसके सियासी मजबूरात हैं। और उस शरीफ बरदरान की रिलीफ के बाद कहीं ना कहीं एक सेटबैक हुआ है तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स। तो ये उस तासुर को ज़ाहिर कर रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि इमरान खान साहब का तो विजन पहले रोज़ से क्लियर है।
आज दूसरा आप देखिए कि दूसरा उन्होंने कहा कि प्ली बार्गेन की तरफ इशारा किया। उन्होंने जो कि कहा फवाद चौधरी बहुत दिन से कह रहे हैं, जो आप छोड़ दें, उससे पहले आप देख लें कि उनके फैसल बावडा साहब ने भी कहा, फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं, तो प्ली बार्गेन वाली बात की है। बात यह है कि प्ली बार्गेन वाला एक नाक़िस, एक ऐसा लकुना है नायब के कवानीन में जो नहीं होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि आप 25,000 एकड़ ज़मीन के एवज़ मलिक रियाज को आप 460 अरब कर दें, और ये 800 अरब जो जिस पे इल्ज़ामात हैं शरीफ ख़ानदान, शरीफ बरदरान, वो अब उनको रिलीफ मिल गई है, अब या तो अस्पताल में होंगे या बेल जमानत वगैरह। तो उनको इमरान खान साहब को क्या ये प्ली बार्गेन वाला कानून होना चाहिए या इनको ये तो कटहरे में आना चाहिए? वैसा भी तो एक अलग बहस है, नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जब बार बार जब वो करते हैं ना प्ली बार्गेन की बात करते हैं, मुझे लगता है वो इन दोनों को गुदगुदी कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, क्योंकि अगर वो प्ली बार्गेन की तरफ जाते हैं तो पहले उनको एतराफ करना पड़ेगा अपने जुर्म का कि मैंने पैसे लूटे हैं तो मैं वापस कर रहा हूं ना। पैसा नहीं देना, एक कौड़ी पैसा नहीं देना, ना जरदारी साहब ने देना है अगर वो इल्जामात सही हैं, ना शरीफ बरदरान ने देना है, ना उन्होंने एतराफ़ करना है, उन्होंने सियासी खुदकुशी नहीं करनी, ये इमरान खान साहब को भी पता है। दूसरी बात ये कि ये जो इस वक्त जो बैठे हुए थे लोग घोटकी के अंदर, देखिए इमरान खान साहब के लिए 2013 में भी बड़ा अच्छा मौका था सिंध के अंदर इन रोड्स बनाने के लिए, 2018 में भी था। हमारी खुद एक दो दफ़ा मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, उसमें भी हमने ये कहा चले हुए सियासी कारतूसों से सिंध का सियासी मैदान नहीं जीता जा सकता। ये GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा बैठे हुए हैं, जतोई बैठे हुए हैं, अली गौर मेहर साहब हैं, इनका मेहरों का पूरे ख़ानदान को जानते हैं। ये भुट्टो साहब के साथ भी थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, ये ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में भी थे, ये मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी थे, ये पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी साहब के ज़माने में थे। इस वक्त तो जो उनके सरदार हैं वो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ये फार्मूला जब पंजाब में कामयाब हो गया तो सिंध में कामयाब क्यों नहीं होगा? पंजाब में देखें जिस तरह हुआ है, वहाँ पे ना लोकल बॉडीज हुई है, वहाँ पे ना जो 2 विजन थे, वहाँ पे नासिर दुरानी साहब को जो है इस्तीफ़ा देना पड़ा, वहाँ पे एक तरह से सियासी समझौतों और मजबूरियों के तहत वहाँ पे एक हुकूमत चल रही है, ये आपको भी पता है, सबको भी पता है। और बुज़दार साहब पे भी तो सीरियस रिजर्वेशंस हैं, और जो मैं समझ रहा हूँ, जो मेरी इत्तलात है वो ये कि बजट तक टाइम मिला है कि जी बजट तक 3 महीने 2-3 महीने और गुजार लें, उसके बाद बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस को फिर एक दफ़ा और जांचा जाएगा। 3 नाम भी दिए गए थे, वो बहरहाल डिस्कार्ड हो गए। इमरान खान साहब डटे हुए हैं और वो समझते हैं कि बुज़दार साहब ये अलग बहस है। मैं ये कह रहा हूँ सिंध के अंदर इनको हम बचपन से जानते हैं, हमारा तो घर है ना यार, हम तो इनको बचपन से जानते हैं। जितोई ये लाइकेबल कैरेक्टर्स नहीं हैं, ये पीर पगारा, ये पीपल फ्रेंडली लोग नहीं हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भी आज वहाँ बैठे हुए हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब देखें, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने एक डिसेंट किया, एक बिट्रेल किया। अभी भी पीपल्स पार्टी को अगर शिकस्त देनी है तो PTI की अपनी क़ियादत से वो वहाँ पे लड़ाई लड़े, बहुत कामयाबी होगी इमरान खान साहब को। और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो नाला हैं पीपल्स पार्टी से, लेकिन अगर ये इन सियासी चले हुए कारतूसों से मारना चाहते हैं, मुश्किल लग रहा है आपको? सईद काजी साहब, ये ट्रेन मार्च का भी इमरान खान ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जी ट्रेन जब आप पे बात होती है कि आप पैसा वापस करें, आपकी करप्शन की बात होती है, तो आपकी उस वक्त जमहूरियत खतरे में आ जाती है। तो उसके अलावा उन्होंने कहा कि ट्रेन मार्च आप शुरू कर देते हैं। तो इमरान खान साहब क्या कह रहे थे सुन लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन रखता हूँ आपके सामने। ट्रेन मार्च शुरू हो गई चोरी बचाने के लिए, और जब आप बजाय कौम के लिए ट्रेन मार्च करने के बजाय आप अपने अरबों रुपए के बैंक अकाउंट्स बचाने के लिए ट्रेन मार्च करते हैं, तो फिर आपको 2-2 हज़ार रुपया दे के लोगों को बुलाना पड़ता है रेलवे स्टेशन पे, और फिर उनसे भी करप्शन कर देते हैं, 2,000 की बजाय 200 रुपया दे देते हैं उनको। काजी साहब, पीपल्स पार्टी के गढ़ इंटीरियर सिंध में जाकर हमले कर रहे हैं इमरान खान पीपल्स पार्टी के ऊपर, और 1 महीने में दूसरा जलसा ही है उनका, छाछरों के बाद फिर घोटकी। क्या हासिल कर रहे हैं इमरान खान, क्या हासिल करना चाह रहे हैं इमरान खान? देखें, जाहिर है वो अपनी सोशल बेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें बात समझने की ज़रूरत है। बात यह है कि ये जब बड़ी सोशल बेसिस बनी थी, सबसे बड़ी सोशल बेस जो है 68-69 में पीपल्स पार्टी ने बनाई थी, वो कैसे बनाई थी, वो कैसे बनी थी, और वो आज तक अभी तक उसका एक रेमिनेंट मौजूद है जो 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 सिंध के अंदर आप देख रहे हैं, बाहर जो भी हो। सवाल ये है कि यहाँ पे जो सियासत है
उसमें दो सियासतें, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अब मसला ये है कि एक बोसीदा गले सड़े निज़ाम में जो दुनिया में कहीं डिलीवर नहीं कर रहा, इंडिया में आप देख लें मोदी को खड़ा करने के लिए एक जंगी जुनून पैदा किया जा रहा है, आप फ्रांस में देख लें, ट्रंप का देख लें। इमरान खान की सबसे बड़ी अपोजिशन एक इंतहाई बोसीदा एक बीमार निज़ाम है, माशी निज़ाम है, जिसकी वजह से जो उनको अब समझ नहीं आ रही वो क्या करें। ये जो करप्शन थी, करप्शन इस निज़ाम की खराबी की वजह नहीं थी, इस निज़ाम का लाजमा थी। करप्शन वो इंजन ऑयल है जो इस इंजन को चलाता है, इसलिए बड़ी अपोजिशन वहां से आ रही है। दूसरी बात रही सिंध की, सिंध में अभी तक सारे नेशनलिस्ट फोर्सेस क्यों नाकाम हुई हैं? क्या प्रोग्राम दिया आपने सिंध की आवाम को? यहां मिडिल क्लासेस मुतहरक हुई, करप्शन के खिलाफ इमरान खान के पीछे आई, हमने देख लिया, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन थी। वर्किंग क्लासेस में आप नहीं गए, लैंडस्लाइड्स नहीं हुई, इसलिए क्योंकि आपके पास है क्या? अच्छा, अब बिलावल साहब का प्रॉब्लम क्या है? बिलावल साहब का प्रॉब्लम यह है कि वो अपने नाना मरहूम जिनकी लेगेसी के वो वारिस बज़ाहिर बने हुए हैं, अमली तौर पर शायद वो जरदारी साहब के वारिस हों, उनकी जो असासी दस्तावेज कभी खोल के पढ़ी उन्होंने? कभी वो मंशूर पढ़ा जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था? देखें, आप ऊपर बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं, उनको तो चैलेंज ही और दरपेश है ना सर। बिलावल को तो यहाँ पर मैदान सियासत में कदम रखते ही नए तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं। चैलेंज ये है ना, दो बातें हैं असद एक लेगेसी, वो दो लेगेसीज हैं उनकी, एक है वालिद मोहतरम की, एक है नाना मरहूम की। नाना मरहूम की लेगेसी तो यहाँ सारे छोड़ गए, जो मिडिल क्लास में लोग थे वो शुगल सोसाइटी में घुस गए, यहाँ पे एनजीओज में घुस गए। उसके बाद पूरी दुनिया बदली, एक इकोनॉमिक सेटअप बन गया जो आज हमारे सामने क्रम्बल कर रहा है, और आज हम देखते हैं कि जो भी मॉडल है चाइना का वो फिर इमर्ज कर रहा है उसके सामने। बात यह है कि आम आदमी ये पूछता है कि मेरे लिए इसमें क्या है, मेरे लिए मुझे बताएं। खाकान अब्बासी साहब आते हैं तो कहते हैं नौकरी देना हुकूमत का काम नहीं। अच्छा, हमारा काम है आपको प्राइम मिनिस्टर की नौकरी देना? ओ भाई, आप मुझे ये बताएं, एक आइन है, आइन में लिखा हुआ है आपने ये राइट्स देने हैं लोगों के, पढ़ लें, पहली क्लास से लेके 40 तक जो क्लासेस जिन्हें आप प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी बना रहे हैं। लोग क्यों इसमें रहें? हाँ। तुम बड़े बड़े फलसफे लेके आ जाते हो जिसमें ऊपर बैठ के सारा माल खुद खा लेते हो और नीचे कहते हो नहीं दुनिया बदल गई है, गुर्बत दूर होने में अभी 200 साल लगेंगे। ये मसले हैं। इमरान खान का जो रियल अपोजिशन है, एक चीज को समझने की जो मैं कोशिश कर रहा हूं, राइट सर, मैं एक चीज़ को मैं वैसा जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि आम तौर पर जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं, जैसे पीटीआई ने गवर्नमेंट बनाई है, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं उसको दरपेश। इकोनॉमी का है, यहाँ पर पंजाब में उसने जो चेंज की बात की है वो करना है, पुलिस में काम करना है, हेल्थ पे, एजुकेशन, बेशुमार चीज़ें। लेकिन उनको छोड़कर आप सिंध को टारगेट करने के लिए चले गए, जबकि अभी कोई इलेक्शन नज़दीक नहीं है। आमतौर पर इस तरह की एक्टिविटीज़ हम देखते हैं आखिरी 1-2 साल में शुरू होती हैं कि अब जाहिर है इलेक्शन आ रहे हैं वहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर इमरान खान अपनी तरजीहात में अगर सिंध को पहले रख रहे हैं तो उसका मकसद क्या हो सकता है? वो समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में जरदारी मंजर से हट रहे हैं और एक वैक्यूम पैदा हो रहा है और हम उस वैक्यूम को इसी टेन्योर के दौरान हमें फिल करना है। क्या वो ये समझ रहे हैं इमरान खान? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज भी उन्होंने वहाँ पे तकरीर के अंदर कहा कि अगर सिर्फ इलेक्शन जीतना होता तो पंजाब से ही आदमी इलेक्शन जीत के हुकूमत बना लेता है, तो सिंध के अंदर फिर आदमी क्यों अपनी तवानाइयाँ खर्च करे, या जो आज उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। बात ये देखें, सिंध के अंदर हर 2 महीने बाद एक चक्कर से सिंध फतह नहीं होता। सिंध की एक अपनी तारीख़ है, एक मज़ाहमती सियासत की तारीख़ है। हमारी पैदाइश लाड़काना की है, हमने नशेब व फराज ख़ुद अपनी कम उम्री में देखे हैं। उसमें इमरान खान साहब अगर इनरोड्स बनाना चाहते हैं तो वो एक नई क़यादत से, जो पीटीआई का खासा है, जो नौजवान क़यादत है, और आप यकीन मानिए कि पूरी लेयर्स मौजूद हैं सिंध के अंदर। लेकिन अगर आप ये पीर पगाराज और महरों और जतोइयों के और इनके साथ अगर आप बनाना चाहते हैं तो यू आर मिस्टेकन एंड यू आर बेसिकली इल एडवाइज्ड। आपको एडवाइज़र जो है वो कंफ्यूज कर रहा है, या सिर्फ आप यू आर प्लेइंग टू द गैलरी। आज उन्होंने बेसिकली तो आज रिएक्शन में किया है, एक ट्रेन मार्च का रिएक्शन है, दूसरा शरीफ बरादरान की रिलीफ का वो है, दूसरा देखिए कि सिंध के अंदर एक एहसास महरूमी है जी। उसके कोई जायज़ वजूहात भी हैं, कुछ हो सकता है कि नाजायज़ भी हों, उसकी बहस में नहीं जा रहे। 162 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस कर रहे हैं कराची के। आप MQM पाकिस्तान जो आपका सियासी हरीफ है, कल सियासी हलीफ था, दुश्मन था, उसकी आप तारीफ़ें कर रहे हैं, वो आपने अनाउंस किया, और घुटकी और उसके अंदर आपने कुछ अनाउंस नहीं किया, ठीक है ना जी। कुछ अनाउंस नहीं। आज हमें पता है ना सिंध के व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्या मैसेजेस चल रहे हैं, अंडा 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 0000 करके कि हमें बड़ी उम्मीदें हैं।
तवक्कुआत उम्मीदें अभी भी इमरान खान साहब से बहुत है। सिंध के लोगों को, नौजवानों को है, ख़वातीन को है, उन लोगों को जिनको नाउम्मीद किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन आप वहां पे आप देखिए, छोटी सी मिसाल दे देता हूं, सक्कर से हैदराबाद का एक हाईवे था, उसके अंदर पुराने हुक्मरानों ने करप्शन की होगी, इन्होंने बंद कर दिया पीटीआई ने। सिंध के अंदर ये तासुर है कि आपने उसको अगर आज खोलने का ऐलान कर देते और उसको रिव्यू कर देते, नजरसानी कर देते कि जी इतने अरब ये ओवर एस्टिमेट किया था, एग्जरेटेड था, आप वो कर देते तो आपकी वाहवाह होती है। बात ये है कि वहां पर अगर पीपल्स पार्टी को आपने काउंटर करना है, नई क़यादत से करना है, नई सियासी क़यादत से जो तहरीक इंसाफ के साथ विजन के साथ जुड़े हों, और दूसरा वहां पे तरक्कियाती काम आपने सही मानों में करना है। राइट सर, मैं डॉक्टर नफीसा शाह साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनका भी मौक़िफ़ ले लें। डॉक्टर साहबा, ये इमरान खान साहब ने दोहरा कर ये बात की है, उन्होंने कहा कि अवाम के पैसे वापस कर दें, फिर आप जहां चाहें चले जाएं, हम आपको छोड़ देंगे। यानी वो प्ली बार्गेन की तरफ इशारा कर रहे हैं। और उनके तर्जुमान जो हैं, या हुकूमत के तर्जुमान फवाद चौधरी साहब, वो तो कई मरतबा ये कह चुके हैं कि हम आपको प्ली बार्गेन ऑफर करते हैं और कानून है, आप पैसे अदा कर दें और आपके केसेस ख़त्म है। क्या इस तरह की किसी भी ऑफर को पीपल्स पार्टी संजीदगी से लेती है? देखिए, पहले तो उनका जो बयानिया इधर था, आज जो उन्होंने स्पीच की है, वो उन्होंने जब वो अपोजिशन में थे और कंटेनर पर थे, ठीक वही अल्फाज, वही स्टाइल, हर चीज उन्होंने वही, उनको शायद ये अभी तक यकीन नहीं है कि वो इस वक्त वजीर आजम है मुल्क के, और उन्होंने वही 30 अरब रुपए की 30,000 बिलियन की उन्होंने जिक्र की कि इतने कर्जे जो है वो मुल्क में 30,000 अरब जो मुल्क में कर्जे हैं, वो कहते हैं 6,000 से 30,000 पे चले गए। हाँ, लेकिन उन्होंने ये हमें नहीं बताया, जो हमें स्टेट बैंक ने बताया है, कि इनके आने के बाद 3 खरब रुपए और कर्जे जो है सिर्फ 7 माह में बढ़े हैं। इन्होंने अपनी कारकर्दगी का एक लफ्ज नहीं बताया, इन्होंने ये नहीं बताया कि महंगाई जो है कितनी हो गई है। राइट जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नफीसा शाह साहबा, बहुत शुक्रिया। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, जरा ब्रेक के बाद वापस आकर देखते हैं कि फवाद चौधरी साहब कुछ ट्वीट्स कर रहे हैं, अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से। वो कह रहे हैं कि अभी तक मैं परेशानी ये है कि अभी तक 4 दिन हो गए उनको अस्पताल दाखिल क्यों नहीं करवाया गया। कल भी हम इस पर बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब की सेहत को लेकर PMLN बहुत परेशान थी, मरीम साहबा बहुत परेशान थी, लेकिन उनको अभी तक हॉस्पिटल में दाखिल नहीं करवाया गया। क्या इसकी ज़रूरत नहीं है या उनकी सेहत में बेहतरी आ गई है? अब इस पर फवाद चौधरी साहब ने भी आज ट्वीट की है। प्लस वो सिंध के कुछ रहनुमाओं के हवाले से खुर्शीद शाह साहब के हवाले से बात कर रहे हैं, और खुर्शीद शाह साहब ने भी आज सिंध में PTI की हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए एक अवामी इज्तिमा में दुआ कराई है। तो ये सब क्या मामला है? एक ब्रेक लेकर वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शहरियार आफरीदी साहब का नाम लिए बगैर बिलावल साहब इन पर और कुछ और वज़रा पर तनकीद करते रहे। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो शायद शहरियार आफरीदी साहब ही हैं, लेकिन बिलावल साहब 3 वज़रा की बात करते हैं कि जी आपकी कैबिनेट में 3 लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो दहशतगर्दों की, आज भी उन्होंने ये गुफ्तगू की। और शहरियार आफरीदी साहब जवाब में क्या कह रहे हैं एक तकरीब में गुफ्तगू करते हुए, ज़रा सुन लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन रखता हूँ। जी, वो लोग जो अंदर बैठ के दुश्मन की बोली बोल रहे हैं, उनके लिए मैसेज ये है कि किबला दुरुस्त कर लें, रियासत आपको इज्जत देगी, गले लगाएगी, आपका माथा चूमेगी, लेकिन जो आईन, कानून और इस धरती माँ के खिलाफ कोई आवाज उठाए या किसी भी इनिशिएटिव में दुश्मनान का हिस्सा बने, तो याद रखिए इंशाअल्लाह उनको इबरत का निशान बनाया जाएगा। मेरे अल्लाह ने चाहा। राइट जी, सईद काजी साहब, ये जो लोग अंदर बैठकर दुश्मन की जबान बोल रहे हैं, कौन ये बोल रहे हैं? किसकी तरफ इशारा है शहरियार आफरीदी साहब का? शायद इसी, ये तो आप वो बता सकते हैं किस तरफ इशारा हो, लेकिन बात ये है कि जब आपने गवर्नमेंट फार्म्स करनी होती हैं तो तब आप जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी हाथ मिला लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो जब हम वो विकीलीक्स खोल के देखते हैं तो वहाँ कहा जाता है कि जनाब हम पहले भी अमेरिका बहादुर के लिए काम करते रहे, आपके लिए भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जितनी गुफ्तगू और रैट्रिक है, ये इसकी कोई सिग्निफिकेंस, असल सिग्निफिकेंस क्या है? पावर पॉलिटिक्स है
स्किन सेविंग है, अपनी जान छुड़ानी है। हुआ ये है कि पहली दफ़ा जो अनटचेबल थे वो किसी तरीके से रियासत के अंदर और रियासत की मैशत के बुरान की वजह से कुछ पे हाथ पड़ गया है। वो कहते हैं, जिस तरह एक बड़े दानिशवर ने कहा था कि बाज़ औक़ात हुक्मरान तबका अपने ही तबके के कुछ हिस्सों पर अटैक करता है। वो हमें अब नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैशत में बुरान है, दुनिया में बुरान है, और एक और नए रिसेशन की बात भी हो रही है। असल खेल क्या है, असल मामला क्या है? अब मुझे बताएं, असल मामला यहाँ पे दहशत गर्दी, हालांकि पीपल्स पार्टी दहशत गर्दी का सबसे बड़ा शिकार हुई है, रियासती दहशत गर्दी का भी, और यहाँ जुडिशल मर्डर भी हुआ जुल्फकार अली भुट्टो का, ये अलग एक दास्तान है, उससे हम डिनाई नहीं कर सकते। मगर आज की दुनिया में क्या वाकई जो वो तहरीक बिलावल भुट्टो चला रहे हैं, यहाँ से जो है वो एरेडिकेट करना चाहते हैं इस दहशत गर्दी को, या उन माशी दहशत गर्दों का हिस्सा हैं जो बुनियादी तौर पर आज सबसे बड़ा अजाब है वो माशी दहशत गर्दी है, जो पिछले 30 साल से जारी है। 2 पीरियड्स मिले इनको, तीसरा पीरियड इनको मिला कि इन मार्शल लॉ के जो जी लेगेसी है, अच्छा जी चलें, आए आप ठीक करें, लाएं, अवाम मेन रोड्स बनाएं, सोशल बेसिस बनाएं। ये मुआशी दहशतगर्दी से आपकी क्या मुराद है सर? एक तो वो दहशतगर्दों की मुआशी मदद होती है ना, एक तो सादा सी वो जो कार्टर्स मुशर्रफ के साथ बैठे थे, आप मुझे बताएं मैशत के जो लीवर्स हैं वो किसके हाथ में हैं? वो लोग बदले हैं, वो वही लोग हैं। ये सारे, मैं एक और बात करता हूं, कल भी मैंने बात की थी, पीपीपी, पीटीआई, मुस्लिम लीग नून, इनका इस मैशत पर कोई इख्तलाफ है? सारे वाशिंगटन कंसेंसस के तहत कर रहे हैं। इमरान खान जाके मिलते हैं, कभी वो मिले हैं किसी ट्रेड यूनियन या लेबर लीडर से बात की है उन्होंने? यहाँ सिर्फ जो है, सिर्फ ये एक सेगमेंट है जो जिंदा है, बाकी 22 करोड़ लोग नहीं है। बुनियादी बात क्या है कि जब आपका बुनियादी तौर पर इस तर्ज मैशत से कोई इख्तलाफ नहीं है, जिसे न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट कहते हैं, विच इज एट द हार्ट ऑफ ऑल द क्राइसिस जो हम यहां देख रहे हैं, बर्तानिया में जर्मी कॉर्बन की सूरत में देख रहे हैं, तो इसमें आप लड़ते क्यों हैं? अब वो अगले सेगमेंट में हम बात करते हैं, वैसे तफसील से जो इकोनॉमिकल इश्यूज हैं, इकोनॉमी के जो इश्यूज हैं उस पर बात करते हैं, लेकिन मसला ये है कि इकोनॉमी को ठीक करने के लिए तो पैसों की जरूरत है। फिलहाल तो वो नहाएगी क्या गंजी और नचोड़ेगी क्या वाली अभी जो तौहीद भाई ने बात की है, आज वो उन्होंने बताया, तौहीद भाई ने जो अभी बात की है, माइनस में चल रहे हैं। नहीं, तौहीद भाई ने जो अभी बात की है कि 450 तो आपने एक टाइकून से निकलवाए 660 अरब रुपया। और मैं एक और आपको बात बताऊं, मैं बात खत्म करता हूं, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे नैब की और किसी चीज की, काम बड़ा अच्छा किया, हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। ये मोहम्मद बिन सलमान अनडेमोक्रेटिक मॉडल है, वी नेवर सपोर्टेड इट। क्या यहाँ पर साइकिल चोर को जिसके साथ जो आप सलूक करते हैं, यहाँ ये एक SHO के हवाले करें, शाम को सारे पैसे बाहर आ जाएंगे। ये आपने पूरा लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन चोर A क्लास, B क्लास, C क्लास, जो बड़ी चोरी करे वो A क्लास में रहे जाके छोटा चोर B में, और मेरे जैसा गरीब जो है वो चोरी करे तो उसे लितर भी पड़े। ये जो है ना, ये ना करे हमारे साथ। एक दिन में पैसे निकल सकते हैं, और निकाल के आपको एक अनडेमोक्रेटिक स्टेट में दिखाया उन्होंने, निकाल सकते हैं, लेकिन बड़े सेंसिटिव इशू पे सियासत नहीं कर रहे हैं हम वैसा के। इस इशू पर तो संजीदगी से तमाम सियासी जमातों को बैठकर इस पर तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए, कोई हल निकालना चाहिए। सियासत के लिए बड़े ही सेंसिटिव मौजू का इंतखाब नहीं कर लिया कि बिलावल साहब भी एक ऐसे वक्त में आकर बयान दे रहे हैं जो कि गलत नहीं भी होंगे, तो लगता है कि इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है और दुश्मन की ज़बान बोल रहे हैं। और शहरियार आफरीदी साहब आप कह रहे हैं कि जी याद रखें, आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा अगर आप दुश्मन की ज़बान अंदर बैठकर बोलेंगे। तो ये बड़ा सेंसिटिव मौजू नहीं है जिसको हमने अपनी सियासत का मौजू बना लिया? जी बिल्कुल, ज़ाहिर बात है कि देखिए, ये जो शहरियार आफरीदी साहब जिस लहजे में, जिस लबो लहजे में बात करें, ये जेब नहीं देता। इतने सख्त अल्फाज, फांसी पे लटका देंगे, इबरत का वो कर देंगे। आप रियासत माँ की तरह होती है। रियासत के में जितने लोग रहने वाले हैं उनको अपनी गोद में लिया हुआ है। रियासत की ज़बान इस तरह नहीं होती है कि आप सरेआम जो है इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। आपका ये जो रवैया है, ये सियासत वाला रवैया नहीं है, ये रवादारी वाला रवैया नहीं है, और ये किसी पब्लिक ऑफिस पे जब आप करते हैं तो आप पे और भारी जिम्मेदारी हो जाती है। 2 इसके अंदर मसाइल हैं जो आप बात कर रहे थे। देखिए, ये जो इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी का खात्मा है, इस पर तो कंसेंसस है। और 2014 के मैसेकर के बाद जो APS का सानया हुआ था, उसके बाद हमारी अस्करी क़यादत, हमारी सियासी क़यादत, सिविल सोसाइटी, तहफ़्फ़ुज़ात जो भी हो, जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हो कि मिलिट्री कोर्ट बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, हो गया। अब बात ये है कि उसका अमल दरामद किस तरह होना चाहिए। अभी जो हमारी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है, या जो अस्करी क़यादत के लोगों से मुलाकात हुई है ज़िम्मेदार, उन सब का बरखिलाफ़ माजी जितनी भी कोशिशें हुई हैं कालादम तंजीमों को
खात्मे के लिए, डील करने के लिए किस तरह प्लानिंग होनी चाहिए, इस दफा बहुत ही संजीदा रिजॉल्व है। ये बात ठीक है। अब 3 दिहाई 4 दिहाइयों का ये जो मसला है वो 2 रोज में हल नहीं हो सकता। ना बिलावल साहब भी इतने जज्बाती हों, उनको भी पता है कि ये 2 रोज में हल नहीं होगा, ये हमें भी पता है। लेकिन उसके लिए एक सिविल सोसाइटी से एक दबाव पड़ता है, रियासती इदारों पे भी, हुकूमत पे भी वो पड़ता रहे। आपको उसमें गद्दार वतन ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर आपको दुश्मनों के साथ देने की जरूरत नहीं है। ये फैसला असूली तौर पे हुआ है। इमरान खान साहब ने अभी जितने इंटरव्यू किए सब में कहा है कि पाकिस्तान तन्हाई में नहीं रह सकता, मलेशियाज जितने भी हैं आर्म मलेशियाज उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उन जिम्मेदारान को जो इन इंतहा पसंद या शिद्दत पसंद जमातों जिसने रियासत ने फैसला किया है इनके साथ डील करना है। हम इस बहस में भी नहीं जा रहे असद कि 2002 12 जनवरी को जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने ये अनाउंस किया था कि ये कालेदम तंजीमें हैं, ये बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इनके अकाउंट फ्रीज होंगे। वो क्या ये हकीकत नहीं है कि वो अभी तक मौजूद है, नाम तब्दील कर करके? अब हमारी रियासत, हमारी हुकूमत ने ये फैसला किया है, संजीदा है। हमें उसके लिए संजीदगी से सब्र करना चाहिए, और साथ में जितनी अपोजिशन जमातें हैं जो अभी कंसल्टेशन है नेशनल एक्शन प्लान के अमल दरामद पे, मैं समझता हूँ उसका बाइकआउट नहीं करना चाहिए। ये मामला रियासत का है, ये मामला धरती के मुस्तकबिल का है, ये मामला हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए कि इस पाकिस्तान को अगर आगे ले जाना चाहते हैं तो इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन शरियार आफरीदी साहब जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो नहीं करनी चाहिए। जो मैं पहले कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ इंतहाई जिम्मेदाराना ओहदा है आपके पास, और हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हम कहें कि जी सिर्फ फौज का मसला है, नहीं, फौज का भी मसला है, हमारी रियासत का मसला है, हमारी हुकूमत का मसला है, हम सब का मसला है, मीडिया का मसला है। जिम्मेदारी हम सब की है, इज्तिमाई जिम्मेदारी। टेलीविजन का फोरम इस्तेमाल करने के बजाय आप पार्लियामेंट में बैठ जाएं, आप किसी के चैम्बर में बैठ जाएं, आप दफ्तर खारजा में बैठ जाएं, कहीं बैठ जाएं, इस तरह की बातों को वहां पर इस्तेमाल करें। टीवी के फोरम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो राइट सर, एक मुख्तसर ब्रेक ले रहे हैं जरा, ब्रेक के बाद आकर देखते हैं। डॉलर दोबारा बढ़ रहा है, बुलंद तरीन सतह पर जाकर चला गया। महंगाई की जो शरह है वो 5 साल में बुलंद तरीन सतह पर चली गई है। जो हुकूमत ने एक बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला मसला था उसको एड्रेस किया, उस मसले को हल किया, लेकिन दूसरी तरफ कई और मसाइल हैं। हुकूमत को रोज़ कर्जे लेना पड़ रहे हैं, और पिछले कर्जे उतारने के लिए कर्ज लेना पड़ रहे हैं, तो मामला कंट्रोल में आ नहीं पा रहे। और स्टेट बैंक ने अभी जो नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी की है उसके मुताबिक शरह सूद में फिर इजाफा हो गया। इसके क्या असरात होंगे, हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। सूरत हाल जो इकॉनमी की है वो अभी तक कैसा लग रहा है, कंट्रोल में नहीं आ पा रही। महंगाई की शरह में इजाफा हो गया है, और शरह सूद में इजाफा हुआ, डॉलर बढ़ गया है, पेट्रोल बढ़ने जा रहा है, और जाहिर है पेट्रोल बढ़ता है, डॉलर बढ़ता है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बिल्कुल निचली सतह तक जाता है। तो इस पर अब गवर्नमेंट खुद भी परेशान है। बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला जो मसला था उसको तो किसी हद तक एड्रेस किया, बल्कि किसी हद तक रिजॉल्व कर लिया वो, लेकिन बाकी मामला जो ख़ास तौर पे महंगाई वाली चीज़ें हैं, और फिर अब गर्मी आ रही है, अब अगर डॉलर बढ़ेगा और अगर इस जो बाकी चीज़ें हैं, पेट्रोल में इजाफा होगा, गैस की कीमतें बढ़ेंगी, तो जाहिर है बिजली की कीमत बढ़ जाएगी, और बिजली की कीमत बढ़ने का असर जो है वो आवाम पर होगा। तो इस सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो मैं आपको इमरान खान साहब का और बाकी मेहमानों को भी वो सुनवाना चाहता हूं कि आज उन्होंने कहा कि वफाक के पास तो पैसे हैं ही नहीं जब से 18वीं तरमीम हुई है, और उसके बाद से, हालांकि वैसे टेक्निकली इमरान खान साहब गलत कर रहे हैं, जब से NFC अवार्ड हुआ है तब से ये इफेक्ट हो सकता है। इस NFC अवार्ड का 18वीं तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं था, तो टेक्निकली ये फैक्चुअली ये बात ठीक नहीं थी। लेकिन बहरहाल उन्होंने क्या कहा ये जरा सुनवा दीजिए, फिर डॉक्टर साहब इसका जवाब दीजिएगा। जी, 18वीं तरमीम के बाद सेंटर का हालात क्या है? जो टैक्स से पैसा इकट्ठा होता है, मैंने जिस तरह आपको बताया 4,500 अरब है, उसके ऊपर एक और 1,000 अरब और आ जाता है, तो 5,500 अरब टोटल पैसा है सेंटर के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास। इसमें से कर्जों की किस्तें
अदा करने के लिए तकरीबन 2000 अरब निकल जाता है, बाकी रह गया 3500 अरब। 3500 अरब में 2500 अरब सीधा सूबों को चला जाता है। 3500 अरब जो रह जाता है उसमें से 2500 अरब सूबों को चला गया, बाकी रह गया 1000 अरब। सिर्फ डिफेंस के लिए हमें 1700 अरब रुपया देना पड़ता है। तो पहले ही सेंटर 700 अरब रुपए का खसारे में चला जाता है। और बाकी बहुत सारे जो अखराजात हैं उनका भी उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। जी डॉक्टर साहब, तो क्या करेंगे? क्या हुकूमत के पास ऑप्शन है फिर ऐसे में कि जब वो पहले ही खसारे में वफाक चल रहा होता है? ये बात ये थी कि अगर ये पहली चीज तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इसका ताल्लुक जो है वो 7th NFC अवार्ड से है, मगर साथ में ये भी तो बता दें कि पहले तालीम और सेहत जो थी वो सेंटर के पास थी, वो एक्सपेंडिचर आपने वहां मुंतकिल कर दिया है, वो भी तो बताया ना। जी जी। दूसरी बात ये थी कि आप ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग में जब आप थे 13, 14, 15, 16, 17, 18 केपी में आप हर चीज को अप्रूव करते रहे थे, ये तो आप मानेंगे ना। दूसरी बात ये थी कि हम तो एक सवाल ये पूछना चाहते हैं कि सितंबर में इन्होंने एक मिनी बजट पेश किया था, उसमें कुछ टारगेट्स रखे थे, उसमें तकरीबन 99% टारगेट जो है वो हासिल होने की तरफ बजाय नेगेटिव तरह से गए हैं। और इस साल जो वफाक का टैक्सों की में इजाफा है वो पिछले साल से कम है। तो मैं ये कहता हूँ इमरान खान साहब ने सही कहा था कि भाई लोग इसलिए टैक्स नहीं देते कि उन्हें हुकूमत पर एतमाद नहीं है, मगर इस साल जो टैक्स वफाक को मिला है वो उसका ग्रोथ रेट उससे बहुत कम है जो कि पिछले साल पिछली हुकूमत को मिला था, नंबर एक। दूसरे ये कि इन्होंने जो अपने लिए हदफ रखा था उससे मेरे ख्याल है जून तक कोई 450 पौने 500 अरब का शॉर्टफॉल। क्या वजह है सर? ये अदम एतमाद वजह है टैक्स कलेक्शन की में कमी की, या कोई और वजह आपके ख्याल में? क्या यह पॉलिसी कोई तब्दील हुई है? कई वजूहात है, मगर सवाल तो ये है कि जब आपने ये कहा था कि हम 100 दिन के अंदर इंसाफ और अदल पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी वफाक और सूबों की सतह पर नाफिज कर देंगे, अब 100 दिन तो क्या कई महीने गुजर गए, अगला बजट जो आ रहा है उसमें भी नहीं हो रहा। तो इससे आपके 70% मसाइल हल होने थे। वफाक और सूबे टैक्स हर किस्म की आमदनी पे लगाएं, जिसका वायदा उन्होंने कहा था कि हम 100 दिन के अंदर करेंगे, और मईशत को दस्तावेजी बनाएं। प्रॉपर्टी 15 करोड़ की 4 करोड़ में रजिस्टर होती है तो 11 करोड़ चोरी का पैसा वहां चला जाता है। वो सब ठीक करने के वायदे किए, तो कोई तब्दीली नहीं आई है। जो मैं बात कर रहा हूँ पिछली हुकूमत ने भी खराब किया, मुशर्रफ ने भी खराब किया, पीपल्स पार्टी ने भी खराब किया, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो कुछ अब हुआ है इसमें कोई तब्दीली नहीं है, वही है जो कुछ पहली हुकूमतों के दौरान होता रहा था। हमारा कंसर्न यही है कि इस साल बेशतर आदाफ हासिल नहीं होंगे। फिर आप देखें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 22% गिर गया, अब इसका तो पिछली हुकूमत के लेजिस्लेशन से ताल्लुक नहीं है, 22% हमारा गिर गया ये क्यों? अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज है, मैं एक सवाल आपसे मैं और करना चाहता हूँ। ये डॉलर का जो मामला है इस पर एक डिबेट है कि जी डॉलर को आप कंट्रोल करके रखें जैसे कि इसहाक डार साहब करते थे, और या फिर ये है कि IMF जिस तरह से कहता है कि भाई आप डॉलर को अपनी नेचुरल ग्रोथ उसको करने दें, या नेचुरली वो जहां पर जा रहा है उसको जाने दें। ये IMF की एक शर्त थी, कुछ लोग कहते हैं कि IMF की वजह से किया। इसहाक डार साहब ने इस पर अपनी दोबारा ओपिनियन भी दी है, जरा मैं सुनवाना चाहता हूं आपको। इसहाक डार साहब क्या कह रहे हैं? वो दोबारा इकोनॉमी में इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब आप गलत पॉलिसी पे चल रहे हैं, सही तरीका क्या होगा? सुनिएगा इसहाक डार साहब क्या कह रहे हैं। जी, ये रुपए को रीवैल्यू करें। इनकी ऑपोजिशन की तकारीर मुझे याद है कि 127 इनकी एक विशफुल फिगर था, अभी तो 140 पे आके भी इनको कोई यानी तसल्ली नहीं हो रही, और ये कोई वादा वही कुछ और कर रहे हैं। ECC का इसी महीने का फैसला है, और ये अपने रेगुलेटर को ये डायरेक्ट करें कि आप अपने फ्यूचर प्रोजेक्शन 180 पे करें। और भाई खुदा का खौफ करें, ये इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। खुदा के लिए इसको काबू करें, इस तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को रिवर्स लेके जाएं 2017 की तरफ। जी डॉक्टर साहब, वो कह रहे हैं कि इसको रुपए को डीवैल्यू करने के बजाय आप रीवैल्यू करें, वापस 120-25 रुपए पर लेकर आए। ये सही पॉलिसी है? ये जो हुकूमत ने किया वो सही पॉलिसी है? देखिए बात ये, वो खुद तो वहां जाके बैठ गए, हम 22 करोड़ हम भुगत रहे हैं। ये जो फरमा रहे हैं, मैं उनसे ये कहूंगा जरा मेहरबानी करके ये देख लें कि 2014 में 2015, 2016, 2017 3 साल तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट लगातार गिरी। एक्सपोर्ट इज द लाइफ ब्लड। तो आपने कंट्रोल जरूर किया, मगर क्या पाकिस्तान की तारीख में कभी 3 साल तक बरामदात गिरी थी जैसे अब गिरती रही? तो वो तो बात उनकी गलत है। ये जो IMF कहता है, सवाल ये है कि ये कोई नुस्खा कीमिया नहीं है। आप रुपए की कदर को कमी का जरूर करें, लेकिन अगर आपका करंट अकाउंट बैलेंस बहुत बढ़ा हुआ है, आपका तिजारती खसारा बढ़ रहा है, ये बहुत ऊंचा है, तो IMF कहे या नहीं कहे,
आप पे दबाव आएगा, अगर आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो आपको करना पड़ेगा। Right. असल तो ये है कि रुपए की कदर कम करने के साथ जी। अगर आप स्ट्रक्चरल प्रोग्राम एडजस्टमेंट करें जी। ताकि आपकी बरामदात बढ़े, इंपोर्ट्स कम हो, बजट का सारा कम सही हो। है, उसके लिए राइट। अब काजी साहब, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। कुछ भी अगर आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी लाना चाहते हैं, आपको अभी तो यही समझ नहीं आ रहा कि कितने पैसे ले रहे हैं और कितने पैसे सूद की मद में अदा कर रहे हैं। जितने कर्जे लिए उतने अदा कर दिए, तो क्या क्या ऐसा नहीं है। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये कहते हैं मैं जब ये आए थे तो बैरूनी कर्जे $95 बिलियन थे, आपको भी पता है, जी। पता है, जून में। इस वक्त $105 अरब है। तो कर्जे जो आप अदा हुए, हम तो कर्जों में इजाफे की बात कर रहे हैं जी, यानी कर्जे बढ़ गए। ठीक, बिल्कुल सही, $100 का राइट इजाफा हो गया इस साल। सर, राइट सर। सईद काजी साहब, देखें, बात यह है, मुझे बताएं कि आप अगर इस मुल्क में बिजली जो है, आप इजाफा है, मेरी परेशानी बुनियादी तौर पर जो एनर्जी है ना, जिससे आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, कर्जे बढ़ने नहीं चाहिए। तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ जी डॉक्टर साहब पे एक मिनट जी, भी बढ़ गया। आपने बिजली में क्या किया? 1994 के मुआहदे खोल के देखें, आज पाकिस्तान की तबाही ना उनकी वजह से हुई। आप जो 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 शमसुल मुल्क हैं वो कहते हैं, उस वक्त कह रहे थे 2-1.5 रुपए का एक यूनिट होना चाहिए। यहाँ पे मुझे बताएं कि बिजली के जितने कार्टल्स हैं उनको आपने टास्क फोर्स में किसको लगा रखा है? ये 1800 में से जब ख्वाजा आसिफ साहब रिकॉर्ड पे कहते हैं कि ये बिजली नहीं बन रही, ये बल्कि ये हेरल्ड में छपा है उनका इंटरव्यू, और वो कह रहे हैं कि ये बिजली नहीं बन रही, ये हाईवे रॉबरी हो रही है, और वजीर मौसूफ हाईवे रॉबरी को इंचार्ज बने हुए हैं, उसको जो है वो प्रिजाइड ओवर कर रहे हैं। बात ये है, और दूसरी बात ये देखें, आप किन लोगों के, अभी आप स्टील मिल का मामला आया, स्टील मिल में 80 अरब रुपए की इन्होंने स्टील मिल को बर्बाद करके जिन्होंने माल बनाया उनसे आप स्टील मिल ठीक करवा रहे हैं जी। वो एक पिटा हुआ माशी मॉडल है, बर्बाद है, और हर जगह बर्बाद है, यहां नहीं है। आप बर्तानिया को देख रहे हैं, रोज बर्तानिया की मिसाल देते हैं, कितना बड़ा क्राइसिस है वहां पे। फ्रांस में क्या हो रहा है? फ्रांस में दौलत क्रिएट नहीं हो रही। सही है। अब एक आप बिजली की बात कर रहे हैं, मैं जो बिजली की बात कर रहे हैं, एक टाइम बिल्कुल कम रह गया है। मैं क्विकली आखिर में सिर्फ ये पूछना चाह रहा था उवैस साहब से, काजी साहब माजरत, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि ये जो आज हमारी मेरी एक मुलाकात हुई ऑल्टरनेट एनर्जी बोर्ड के एक सरबराह, वो कहते हैं कि जितनी बिजली चाहिए, जिस रेट में चाहिए और जब चाहिए वो मिल सकती है। कुछ संजीदगी तो दिखाए ऑल्टरनेट सोर्सेज से। देखिए, मैं समझता हूँ कि जाहिर बात है इस वक्त जितनी मईशत की बुरी हालत है उसके अंदर बहुत लिया दिया है वो माजी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी हो, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत हो, या फिर खुद नून लीग की हो। ये मुझे तो हैरत हुई है कि इसहाक डार साहब, जिन्हें फजिंग और टेम्परिंग का मास्टर कहा जा सकता है, वो रिफॉर्म्स बता रहे हैं कि किस तरीके से इकोनॉमी 2017 पे वापस लेकर जाएं। इनके जो टावर्स दुबई में हैं उनको वापस दें, इनका तो ऑडिट कराएं ना कि आपने क्या किया। फॉरेन करेंसी अकाउंट जब फ्रीज हुए थे ये क्या कर रहे थे। दूसरा ये कि IMF के पास जाके जो इन्होंने, जब ये PPP की हुकूमत के अंदर कोलिशन पार्टनर थे, वजीर खजाना थे, जाके कहा कि जी हमारी तो मईशत की हालत बहुत बुरी है, IMF वालों ने हाथ खींच लिया। तो ये रियासत के दोस्त कहाँ से होते हैं? ये मुल्क के दोस्त कहाँ हो सकते हैं? लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की मुश्किलात हैं उसमें एक बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है सिमत का तयन और राइट लोगों को राइट जगह पर उनकी अपॉइंटमेंट। मैं समझता हूं कि अभी भी दे आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट डायरेक्शन, और वो तवक्कुआत और उम्मीदों के ऊपर को ठेस पहुंचा रहा है जो करोड़ों लोगों ने इमरान खान साहब का विषय। वैसा बहुत शुक्रिया आपका सईद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ये आज का प्रोग्राम था नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।